गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी हमने हिंदू कवर कर लिया है। 30 to 35 मिनट्स की वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। ये दूसरा जो उसके नोट्स हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। जो आज के हिंदू के अंदर न्यूज़ आई हैं, उसके नोट्स की एक्सप्लेनेशन है। उससे हम थोड़ा कुछ बेसिक्स से भी जानेंगे कि चीज़ों की वो न्यूज़ आई है तो बेसिक क्या है, उसका आने की वजह क्या है, वो जानेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो दूसरी इसलिए अपलोड की जाती है क्योंकि वीडियो अगर 1 आवर से ऊपर की हो जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है अपलोडिंग में। मे बी अपलोड कभी नहीं हो पाती, फिर ये आता है कि सर वीडियो नहीं बनी है क्या, पर वो 1 घंटे से ऊपर कभी एरर उसमें आ जाता है, फिर कभी वॉइस नहीं आती है, तो इसलिए 2 पार्ट में डालनी पड़ती है। और भी रीज़न है कि वीडियो फिर कुछ बोलते हैं सर वीडियो बहुत लंबी होती है हिंदू डिस्कशन की, कि हम ओनली हिंदू डिस्कशन नहीं करते। देखो मैंने आज ओनली हिंदू डिस्कशन किया है तो 35 मिनट्स की वीडियो है। हम उसके साथ साथ उसका बेसिक, उसको करंट से लिंक करते हैं। हमारा जो प्रोस्पेक्टिव वे पढ़ने का है वो है प्री प्लस मेंस को साथ में लेके पढ़ने का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कि हम प्री भी सॉल्व कर पाएँ और मेंस में भी अच्छे से लिख पाएँ, क्या कंक्लूजन है, क्या चीज़, सब कुछ अच्छे से लिख पाएँ। ये अप्रोच होती है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो 1.25 करके देख लो, 1.5 करके उसको आप देख सकते हैं। आपके लिए ईजी होगा समझना भी और मुझे समझाना भी ईजी होगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी स्टार्ट। जो न्यूज़ आई थी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। श्रीलंका दोबारा हमारे साथ में थोड़े हमारे जो रिश्ते हैं वो ठीक करना चाहता है। एक मिनट रुकिए। वो रिश्ते ठीक करना चाहता है श्रीलंका हमारे साथ, तो उस चीज़ों के लिए तो हमारे और श्रीलंका के बीच में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ है, क्या क्या हमने किया है, वो हम देखेंगे। सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है आपका फिशरमैन या फिशरीज से रिलेटेड, क्योंकि हम दोनों का जो, अगर आप मैप देखोगे श्रीलंका का, इंडिया का, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि हमसे बिल्कुल इनका एरिया बिल्कुल टच करता है। अब ये श्रीलंका है नीचे इतना सा, और बीच में ये क्या है आपका, ये एडम ब्रिज भी बोल देते हैं, राम सेतु भी से बोलते हैं, वो भी है ये। और इसके ऊपर जो नॉर्थ साइड में है उसमें है आपका पल्क स्ट्रीट, और बीच में उसके नीचे है वो है गुल्फ ऑफ मन्नार। तो ये जगह है बिल्कुल। तो हमारे जो फिशरमैन हैं, तमिलियन जो फिशर्समैन हैं, उनका बहुत बार इशू आता है, कभी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। जो ये इंटरनेशनल लाइन है दोनों के बीच में, देखो ये इंटरनेशनल लाइन है दोनों के बीच में, कभी इसको क्रॉस कर जाते हैं, पता नहीं लगता है उनको कब क्रॉस कर गए, फिशरी करते करते हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम उसी बीच में क्रॉस होती है। फिर एक छोटा सा एक मतलब कि एक आइलैंड भी था, पर वो आता श्रीलंका के साइड है, थोड़ा सा ऐसा इंडिया में भी आता है, बस उसका नाम याद रखना है आपको, कच्चा, आपको तियाऊ करके नाम है उसका आइलैंड्स का, जो आता है। ये इंटरनेशनल लाइन इसके ऊपर से निकलती है, देखो इसके ऊपर से निकलती है। तो ये मैंने आपको लोकेशन बता दिया। जो आपका आपका रामेश्वरम है वो बोल दो, फिर इसे एडम ब्रिज भी बोलते हैं, उसके नीचे गुल्फ ऑफ मन्नार है, और जो कनेक्टेड करती है आपको अरेबियन सी से और आपको बे ऑफ बंगाल कनेक्टेड करती है, उसका नाम है पल्क स्ट्रीट करके बोलते हैं, यहाँ से आगे निकलती है वो। तो आपने एक लोकेशन जान ली। फिर आपको श्रीलंका का भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका में ऐसा लोकेशन है, ऊपर जो आता है जाफना आता है, यहीं पे कहीं ना कहीं पॉइंट पेद्रो करके आता है। ये कुछ पोर्ट है, जैसे आपका हम्बन टोटा पोर्ट है, ये चाइना को 99 साल के रिलीज़ पे मिला, बिल्कुल ये साउथ साइड में है। फिर कोलंबो पोर्ट है इधर के साइड में, फिर आपका त्रिनकोमाले पोर्ट है इधर के साइड में आपका ईस्ट साइड में। वेस्ट में कोलंबो है, इसके नीचे गाले है, और फिर पॉइंट पेद्रो है। ये मैं पोर्ट के नाम आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आपने सुना होगा कि इंडिया को ईस्ट कॉरिडोर डेवलप करने के लिए श्रीलंका ने इन्वाइट किया है, कभी वेस्ट कॉरिडोर के लिए, क्योंकि इसके पोर्ट सारे दिन विवाद में ही रहते हैं। क्योंकि इसकी लोकेशन एक ऐसी है, जो आपका पूरा अरेबियन सी जो ट्रेड होता है वो कहीं ना कहीं इसके पास से ही होकर निकलता है, और आगे बढ़ता हुआ मलाका स्ट्रीट से निकलता हुआ उधर साउथ चाइना सी में भी यहीं से होकर निकलता है। तो इसके पोर्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब हम जाते हैं अपने इशू पर, क्या क्या हमारे इशू हैं वो बहुत मेन है हमारे लिए। एक तो फिशरी का बहुत बड़ा इशू है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पे जो आपकी ये पल्क बे है इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसके पास है किसके पास नहीं है, उसका अब तक रिसॉल्व नहीं है। फिर हमने एक परमानेंट जो हमारा इशू है फिशरी मैन का, वो तो हमेशा चलता ही है, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला अभी तक हमने। फिर जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी हमने डेवलप किया था इस इशू को सॉल्व करने के लिए, पर कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से ऐसा ही अच्छे से काम नहीं हुआ। फिर हम हॉटलाइन पे टॉक करना, मतलब हॉटलाइन पे क्या होता है, दो जो आपके कोस्टल गार्ड के ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, वो हॉटलाइन पे बात करेंगे, हॉटलाइन जस्ट लाइक फ़ोन पे बात करेंगे। तो वो भी अब तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, यट टू बी ऑपरेशनलाइज, मतलब एक तरीके से पूरा एक इशू ऐसे ही है। फिर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच
हम कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते हैं, जो हमारे उधर चले जाते हैं वो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उधर से इधर आते हैं तो वो बदतमीज़ी करते हैं। फिर श्रीलंका से, क्योंकि फिशरी जो है उसको बहुत हार्म होता है, अगर आप ये यूज़ करते हो, आपको ट्रॉलर यूज़ करते हो, बड़े बड़े कुंदे होते हैं पकड़ने के लिए, डीप सी ट्रॉलर, उसको हमें छोड़ के कोई ऐसी इको फ्रेंडली टेक्निक को अपनाना था, वो अब तक श्रीलंका वाले भी नहीं अपनाते, हमारे वाले भी कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। तो जो भी सारा इशू है वो रिलेटेड टू फिशरमैन से, आप न्यूज़ में हमेशा पढ़ते होंगे। मेन जो इशू है श्रीलंका का हमारा रिलेटेड टू बाउंड्री, मैराइन बाउंड्री आप बोल सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट स्टेट फिशर्समैन इन दो चीज़ से रिलेटेड है। कभी कभी अब तो माइग्रेशन नहीं हो रहा है, कभी कभी जाफना से या ऊपर के जो नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ से तमिलियन, जो आपके श्रीलंकन तमिलियन है वो आ जाते थे, कई बार पढ़ा होगा लिट्टे विट्टे के टाइम पे। अब वो कम हो गया है क्योंकि शांति है उस वाले एरिया में, तो एक वो वाला भी थोड़ा बहुत पहले इश्यू था। अब ये बोलते हैं व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, उसके लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए। ये नहीं कि आपने बात कर, एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होना चाहिए इसके लिए, फिशरी वालों के लिए भी सस्टेनेबल चीज़ों का यूज़ करना रिसोर्सेज का। क्योंकि देखो फिश अगर आप वो भी करेंगे ज़्यादा, हम भी करेंगे ज़्यादा, फिश के लिए रेयरिंग कुछ भी करेंगे, तो एक तरीके से दोनों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक आपको एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा कि आप सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ रिसोर्सेज का, चीज़ों का। फिर इंडिया और श्रीलंका की रिलेशनशिप कैसा, देखो हमारा प्रोस्पेक्टिव है पूरा जानना। आज के बाद श्रीलंका इंडिया के बारे में हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। एक दो बार और पढ़ लेंगे, PDF तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप के अंदर मिलती ही है, उस PDF को आप देख सकते हैं। हिस्ट्री रिलेशन क्या है, ये अब से नहीं, बहुत पुराने से 2500 साल पुराने हमारे रिलेशन है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्य अम्पायर, जब तक मौर्यन अम्पायर थे तुम्हारे, तब से स्टार्ट होता। अशोका ने अपनी लड़की और लड़के को भेजा था जिनका नाम था, श्रीलंका के अंदर भेजा था बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। आपको ठीक है, फिर आपको नाम बताना है, अशोका की लड़की और लड़के का नाम बताना है, कमेंट में जाके बताना है या फिर ग्रुप में जाके आपको बता देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है। तो आपको अशोका ने अपनी डॉटर और अपने सन को भेजा था कि प्रोपोगेट करो, बुद्धिज़्म को बढ़ाओ, ये चीज़ है। फिर कंटिन्यू द छोला अम्पायर। अब देखो इसको कैसे लिंक करेंगे न्यूज़ से, देखो अभी क्या बोल रहे हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं हम अपनी जो हमारी बुद्धिस्ट जो एक्सचेंज, रिलीजियस बुद्धिस्ट एक्सचेंज है ना, उससे एक सॉफ्ट पावर होती है रिलीजन की। अगर सेम धर्म के लोग किसी और कंट्री में रहते हैं तो एक सॉफ्ट पावर को यूटिलाइज करके हम उस कंट्री में मतलब दोस्ती अच्छी कर सकते हैं। अब आपको पता कैसे लगेगा बुद्धिज्म एक्सचेंज कैसे करते हैं, बुद्धिस्ट एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं अपने रिलीजन, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे प्रोपोगेट किया है, इंडिया के द्वारा प्रोपोगेट किया गया है बुद्धिज्म को वहाँ पे। फिर उसको आगे चलते चलते छोला अम्पायर आया, आपका राजा राज छोला थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया कॉन्कर, मतलब श्रीलंका को, वहाँ के एरिया थे कुछ, मतलब शेलॉन करके, उन्होंने राजेंद्र चोला, उनके सन ने मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया उनका सन था राजेंद्र चोला, उनके पापा का नाम था राजा राज चोला। राजा राज चोला श्रीलंका और शेलोन का कुछ एरिया कब्जाया था और प्रॉपरली तरीके से उनके बेटे ने राजेंद्र चोला ने पूरा ही कब्जा लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के जो किंग्स थे उनके वो अंडर श्रीलंका को भी रखते थे। बोथ द कंट्री हैव द लीगेसी इन द इंटेलिजेंस, मतलब एक तरह से बहुत सारी सिमिलरिटी है इंटेलेक्चुअली, कल्चरली, रिलीजियसली और लिंग्विस्टिकली इंटरेक्शन है। तमिलियन हम भी बोलते हैं, तमिलियन मद्रास के लोग हमारे, और वहाँ के भी बोलते हैं, तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ हमारी सिमिलरिटी है। फिर हमने बहुत सारे, इंडिया बार बार डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता रहता है प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका को, फ्रेंडशिप ट्रीटी के रूप में। जैसे हमने ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं आपको न्यूज़ में बता चुका हूँ, अगर आपने पहले वो देख के आए होंगे तो समझिए। जैसे हमने करेंसी स्वैप 1 बिलियन हेल्प किया है, बहुत बार हम उनको डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, कोई अगर क्राइसिस आते हैं, वैक्सीन सप्लाई की थी अभी हमने, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया उसकी जो लोकेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोकेशन है ना, लोकेट है, जो जियो स्ट्रेटेजिक जोन पे लोकेटेड है, इंडियन जोन के। ऑल द मेजर पावर आर कन्वर्जिंग इन 21वीं सेंचुरी, जो आज के तारीख में है, तो उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जहाँ पे, मतलब सॉरी, श्रीलंका जहाँ पे लोकेट होता है, फिर चाइना इसको वन बेल्ट इनिशिएटिव से जोड़ना चाहता है। जापान थ्रू द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को जोड़ना चाहता है जापानी से। फिर एशिया, चाइना वहाँ बिल्ड भी करना चाहता है कि एक तरह से गंगेटिक मॉडल बनाना चाहता है कि सारे ऑल पूरी जितना इंडियन ओशन है उसमें कंट्रोल पाया जा सके। देखो इधर ग्वादरा कराची में ले लेगा, इसको जोड़ देगा हम्बन टोटा से, हैं, फिर इसको जोड़ देगा बांग्लादेश के चित्तगोंग से, देखो ये बांग्लादेश के उसने पोर्ट से जोड़ दिया, और हम्बन टोटा को जोड़ दो। तीनों एक तरह से पूरा इंडियन ओशन है, इसे पूरी पकड़ बना लेगा, यहाँ से इससे, यहाँ से इससे, आगे कभी म्यांमार में और कहीं जोड़ देगा, बांग्लादेश से म्यांमार में जोड़ देगा, म्यांमार से फिर आगे जोड़ देगा थाईलैंड में। तो पूरा एक
बनाना चाहता है। और श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है वो 25th बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है इन द वर्ल्ड में। तो आप ये भी याद रख सकते हो, नेचुरल डीप वाटर हार्बर है ये भी साहब आपको याद रख सकते हो, 5th लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर इन द वर्ल्ड। जो आपका त्रिनकोमले है ना, त्रिनकोमले मैंने आपको बताया था, त्रिनकोमले आपको देखना कहाँ पे है त्रिनकोमले, ये रहा आपका त्रिनकोमले, ये जो है ये आपका पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो याद रखो इंपॉर्टेंट क्यों है श्रीलंका चाइना, एक तो मैरीटाइम नेबर है हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के साथ इसने की हुई हैं, डोमिनेंस है इंडियन का, मतलब एक इंडियन इन द इंडियन ओशन में। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि हमारे जितने भी इंडियन ओशन के अगर सारे कलाकार, मतलब सारी कंट्री कलाकार बोल रहा हूँ, सारी कंट्री हमारे साथ चलेंगी तो हमारा तो फ़ायदा है ही, बहुत सारी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं इनके साथ हम। फिर ये बिम्स्टेक जो ग्रुप है उसमें हमारे साथ खड़ा है, फिर शार्क वाले ग्रुप में हमारे साथ है ये। और भी चाइना का जो OBR है, जो चीज़ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें श्रीलंका को अपने पास रखना है, कॉपरेट करना है, मतलब टेररिज्म में हमारे साथ कॉपरेट करे, इन सब चीज़ों पे कॉपरेट करे। रिसेंटली इंडिया हेल्प श्रीलंका प्रोवाइड द वेरियस मेडिसिन कोविड-19, जैसे मैं बता चुका हूँ, ऑल्सो सेट देम कोविड-19 वैक्सीन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो हमने बहुत सारी चीज़ की हैं और इंडिया का प्रिंसिपल है वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब हम सबका स्वागत करते हैं, ऐसे कुछ है। तो फिर रिसेंटली इंडिया ने इनवाइट किया है कि लीडर ऑफ बिम्स्टेक, मतलब जैसे मेंबर कंट्री हैं, टू अटेन द स्वेइंग इन, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे जब उनकी शपथ ग्रहण हुआ था, सबको हमने बुलाया था। और हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसके अंदर, और श्रीलंका वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग द शार्क नेशन के अंदर, जितने शार्क नेशंस आते हैं सबसे बड़ा पार्टनर आपका श्रीलंका ही। अब शार्क नेशन में कौन कौन सी सारी कंट्री आती हैं, बस म्यांमार छोड़, जिनका हमारा बॉर्डर टच करता है ना, सारी आती है म्यांमार को छोड़ के, ऐसे याद रख सकते हो, कई बार बताया भी है। इंडिया इज़ द नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर जो श्रीलंका के साथ नियर अबाउट इतने बिलियंस का, इसको मत पढ़ो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड जो हमारे स्पेशली होता है आफ्टर इंडियन श्रीलंकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं विच केम इनटू फोर्स मार्च 2000 में। श्रीलंका इज़ द फर्स्ट टू साइन FTA विद इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया जो श्रीलंका है वो पहला देश है जिसने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। अब उसमें क्या क्या किया था वो पढ़ते हैं। इंडिया साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वॉज साइन 1998, अटल बिहारी वाजपेयी के आसपास टाइम पे किया गया था और इसको फोर्स किया गया था मार्च 2002 में। बेसिक जो परमिशन मतलब की चीज़ें थी वो साइन किया गया था इसके अंदर, वो एक तरह से जो हम देंगे वो हम आपसे खरीदेंगे, जो आपकी इकोनॉमिकली, लोकली, सोशल इकोनॉमिकली सेंसिटिव चीज़ें हैं, सेफ गार्ड मेजर लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ख़राब नहीं करेंगे, रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस, ये सब चीज़ में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। अब हम आपको भी देंगे और आप हमसे भी लेंगे, हम ज़्यादा आपके ऊपर ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। फिर सीपा था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होलिस्टिक अप्रोच के साथ, ये हमारे दोनों देश के बीच में साइन हुआ। तो और भी गुड्स को बढ़ावा मिला देखने को, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव चीज चालू होगी। डाइवर्स मतलब हमने बहुत सारी चीज़ को किया, डाइवर्सी मतलब जैसे पेट्रोलियम रिटेल हमने वहाँ पे भेजते हैं, इन्वेस्ट किया, IT में, फाइनेंशियल सर्विस में, रियल इस्टेट में, टेलीकम्युनिकेशन में, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में। तो इन सब चीज़ों में हमारा भी फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा होता है। बहुत बार वाटर सप्लाई करना पड़ा वहाँ पे हमें, क्योंकि क्राइसिस आ गए, अब पानी नहीं था उनके पास या फिर रन ऑफ हो गया था उसकी वजह से, तो वहाँ पीने का पानी भी, समुद्र तो बहुत है पर उसको करने के लिए बहुत पैसा भी लगता है, पानी को, खारे पानी को मीठे पानी बदलने के लिए। फिर टूरिज्म ऑल्सो वन ऑफ द फोर, हमारे बीच में लिंक है श्रीलंका के बीच में, इंडिया के बीच में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मार्केट फॉर श्रीलंकन टूरिज्म। तो मतलब एक तरह से आप खुद देख सकते हो, लार्जेस्ट सोर्स जो मार्केट है फॉर श्रीलंका के टूरिज्म के लिए, कम से कम इंडियंस हम बहुत जाते हैं घूमने। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर विद 5th टूरिज्म बीइंग फ्रॉम इंडिया। तो आप ये भी याद रख सकते हो। कल्चर कॉपरेशन एग्रीमेंट है हमारे बीच में, क्योंकि हमारे कल्चर मिक्स करते हैं दोनों के, बुद्धिज्म वहाँ पे है। फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जैसे कॉम्प्रोमाइज, सिंधी, बोहरा, बहुत सारी हमारी वहाँ पे लोग वहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ के यहाँ पे रहते हैं। इनके साथ हमने बहुत सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मित्रा शक्ति, ये आर्मी की है। और नेवल एक्सरसाइज, इसको क्या बोला गया आपको, स्लीनिक्स बोला गया। तो ऐसे इंडियन याद रखो और यहाँ से SL श्रीलंका याद रखो। तो ये कैसे रखोगे, S स्टैंड फॉर श्रीलंका, I स्टैंड फॉर इंडिया, और एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से EX हो गया। तो ये किसके साथ है, ये हमारी इंडिया, ये नेवी की है। इंडिया ऑल्सो डिफेंस
ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं श्रीलंकन फोर्स को, हम डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। ट्राइलेटर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन होती है हमारे बीच में कि जो पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, मालदीव से भी है, ये पायरेट्स को रोकने के लिए, मैरीटाइम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये भी है। कुछ इशू भी हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा एंगल जो है चाइना, जो चाइना को इतना बढ़ावा दे रहा है, श्रीलंका चीज़ों में इन्वेस्ट करने की पैसा दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाइना को बुला रहा है। फिर अपनी पोर्ट दे दिया उसने 1990 ईयर्स की लीज पे लिए चाइना को, वन बेल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो हम अपोज करते हैं कि ये चीज़ गलत है, और अब कहीं चाइना को, श्रीलंका को भी समझ में आ रहा है ये वाली चीज़। सप्लाई आर्म्स सप्लाई करता है चाइना ऑल्सो इन्वेस्ट इन सफिशिएंट, मतलब है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो श्रीलंका के अंदर है, तो चाइना हार्बर कॉपरेशन भी वहाँ पे डेवलप किया गया। पहला इशू चाइना एंगल से देखते हैं। दूसरा फिशरी इशू से हमारा इशू है, जो आपकी पाल्क स्ट्रीट और गुल्फ ऑफ मन्नार के बीच में, देखो ये हमारे इधर चले जाते हैं, इधर के इधर आ जाते हैं, तो ये सारे हमारे इशू हैं। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री हमारे बीच में अभी डिमार्केटेड ढंग से नहीं हुई है। साइन तो की है पर अभी तक पूरा प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं करते हैं। फिशरी के बहुत सारे रिक्स हैं, हमारे पब्लिक उधर चली जाती है, उधर की इधर आ जाती है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके नेट को जला देते हैं, बोट को तोड़ देते हैं, तो ये भी बहुत सारे इशू हैं। उसके बाद इंडिया श्रीलंका एग्री टू जॉइंट वर्किंग ग्रुप हमें डेवलप करने की कोशिश की ऑन द फिशर्स जो है उनके ऊपर की आदान प्रदान कर लेंगे, चीज़ों को चेक कर लेंगे, पर अभी तक वो भी प्रॉपर तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे देश के उनके देश के बीच में है। इन ऑर्डर टू अलाइ, मतलब कि एक तरह से इंडिया कंसर्न्स क्या है कि हम्बनटोटा पोर्ट विल नॉट बी यूज फॉर मिलिट्रिकल पर्पस, कि वो ऐसा करें कि हम्बनटोटा पोर्ट को मिलिट्री पर्पस की यूज़ होने ना दे श्रीलंका द्वारा, चाइना द्वारा सॉरी। और श्रीलंकन गवर्नमेंट मतलब एक तरह से लिमिट लगाए, चाइना का जो रोल उसमें रनिंग ज़्यादा कॉमर्शियल ऑपरेशन कर रहा है उस पर रोक लगाए। हम ये चाहते हैं उनसे। दोनों कंट्री मतलब हैव टू बी साइन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन अमंग द विच श्रीलंका फर्स्ट न्यूक्लियर पार्टनरशिप विद एनी कंट्री। इंडिया ऑल्सो इन्वेस्ट इन श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस, जो उसके नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंस है उसमें डेवलपमेंट इंडिया को करना चाहिए। इंडिया ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड ए त्रिकोमाला पोर्ट, ये जो पोर्ट मैंने यहाँ पे बताया था, इसको जो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर वाला पोर्ट है, इसको काउंटरफाइड द चाइना डेवलपमेंट इन हम्बनटोटा। तो डेवलप करने की बात चले से इंडिया डेवलप करेगा, इंडिया का अडानी ग्रुप बनाएगा इसे। तो ये सारा मैंने आपको पूरा बताया, आपको उसमें से 5-6 पॉइंट निकाल लेने हैं। ऐसा करना, देखो बेनिफिट मतलब क्या क्या इंडिया के फ़ायदे हैं, क्या क्या श्रीलंका के फ़ायदे हैं, 3 पॉइंट इंडिया से रिलेटेड, 3 पॉइंट श्रीलंका से रिलेटेड। इशू क्या क्या है 3 पॉइंट में आप लिख देना, इशू क्या क्या कैसे ठीक हो सकते हैं उसके भी 3 पॉइंट। बस आपका पूरा 150 नंबर का एक आंसर राइटिंग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है सुधारने के लिए, उसके भी 3 पॉइंट आपका पूरा रेडी हो जाएगा लिखने के लिए 150 नंबर में। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बॉर्डर डिस्प्यूट इन द नॉर्दर्न ईस्ट एरिया। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि नॉर्दर्न ईस्ट में अभी देखो असम एंड नागालैंड हैव साइन द डील टू रिड्यूस टेंशन अलोंग बॉर्डर। अब देखो कि नागालैंड कहाँ से आ गया, अभी तो न्यूज़ में पड़ा था असम एंड मिजोरम के बारे में। नहीं, असम का जो इशू है ना वो सारी उसकी अरुणाचल के साथ, मिज़ोरम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ, मेघालय के साथ, जितने भी वहाँ पे स्टेट है सबकी साइड छोटे छोटे इशू हैं असम के। वो क्यों हैं? क्योंकि उसकी जोग्राफिकल चीज़ है उसके यहाँ से थी। जब देश हमारा था 1937 में ऐसा दिखता था, इधर बंगाल दिखेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, बर्मा तक, म्यांमार तक, इधर ये आपका बॉम्बे वाला रीजन दिखेगा और ये मद्रास दिखेगा पूरा। ये पीला वाला एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट रियासत है जो ब्रिटिश मतलब जैसे इंडियन प्रोविंशियल स्टेट थी, और जो लाल वाला है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का कंट्रोल था। ये सारे एरिया में ये ब्रिटिशों का था बर्मा तक। तो ये था, इधर पड़ता था आपका आसाम। तो जो पूरा नॉर्दर्न ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है आपका, ये सारा आसाम होता था पहले। देखो ये पूरा आसाम है, ये पूरा आसाम है पूरा, कोई इसमें सिटी डिवाइड नहीं है, पूरा आसाम वैली है। जो आपका देख लो ये मिज़ोरम ऐसे लूसाई हिल्स बोलते थे, इधर आपका सुरमा वैली करके इनके नाम थे, ये सारे नाम थे। इधर नागा ट्राइब्स, नागा हिल्स, तो अलग अलग उसमें छोटे छोटे उसमें डिवाइड था। फिर द शदिया फ्रंटियर ट्रैक बोलते थे, जैसे बालपारा जो अरुणाचल प्रदेश के पास है। अब जैसे जैसे हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, स्टेट बनना स्टार्ट हुई, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स, जैसे नागा ट्राइब्स हैं, इन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की ट्राइब्स के हिसाब से। इधर गारो, खासी, जैंतियाँ हैं, इन्होंने अलग डिमांड की अपनी स्टेट की, तो इधर इसको मेघालय बना दिया गया इन तीनों को मिला के। इधर जो त्रिपुरा वाले हैं वो अलग स्टेट की मांग करेंगे, लूसा हिल्स वाले अलग करेंगे। तो उस टाइम जब डिवीज़न किया जाता था तो उस टाइम पे क्या किया जाता, थोड़ा बहुत एरिया फालतू इनको दे दिया जाता था, कभी इनके पास आ जाता था। तो वो आज तक वो डिस्प्यूट मचा हुआ है कि हमारे एरिया की इतने किलोमीटर लैंड ले ली, हमारे एरिया की इतने किलोमीटर लैंड ले ली, तो आज तक वो वही चलता आ रहा है।
जो इंडिया इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द बॉर्डर, जो जितने बॉर्डर इशू हैं विद चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में या नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में जो हमारे इशू चल रहे हैं बॉर्डर के, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय के बीच में, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो इतने किलोमीटर में कवर करता है। द रीज़न क्या है? सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम लाइक सेपरेटिज्म, इंसर्जेंसी ड्यू टू सम ऑफ द डिस्प्यूट ओकर अमंग द स्टेट। तो बहुत लड़ाई झगड़े हम देखते हैं बिकॉज इन डिस्प्यूट की वजह से। तो हमें जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी को हमें ध्यान देना चाहिए और चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। अभी रिसेंट जो आपको बॉर्डर डिस्प्यूट देखोगे, असम का मिज़ोरम में हुआ, फिर मेघालय से भी चल रहा है उसका, फिर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है। देखो इंक्रीज़ ही हुआ, मिज़ोरम में लास्ट ईयर भी होता, फिर दोबारा हुआ, फिर कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से कंट्रोवर्सी रोज़ हो रही है असम की ट्रेड के ऊपर भी, बैरियर को कि अब क्या कर रहे हैं। देखो उन्होंने पूरे बॉर्डर सील कर दिया, वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, वहाँ के यहाँ आने से मना कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरी ट्रेड, जो ट्रेडर्स हैं जो उधर से सामान लेके जाते हैं एक कंट्री स्टेट से दूसरी स्टेट में, इंटर स्टेट, उनको भी प्रॉब्लम आएगी। और भी बहुत सारे रीज़न है, जब मेघालय में ड्यू टू द कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे थे लोग, फिर डिस्प्यूट की वजह से भी लोगों में बैन लग गया असम और मिज़ोरम वालों में, तो ये भी एक एरिया है। अब बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, मतलब कि एट ए ग्लांस जो असम और मिज़ोरम का है उसमें 164 किलोमीटर का बॉर्डर है और उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर एरिया इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन देम। तो आप याद रखना, जो मैंने आपको एक पूरी या परसों जिस दिन ये इशू हुआ था उससे नेक्स्ट दिन जब हिंदू में ये आया था मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। 3 स्टेट सिटी इनकी हैं, 3 उनके, बस इतना याद मत रखो। फिर मैंने बताया भी था 1933 वाली ट्रीटी जो मानते हैं वो मानते हैं, पर ये जो हैं आपके 1973-75 वाली ट्रीटी मानते हैं मीज़ो वाले, तो कुछ उसका इशू है, लुसाई हिल्स का इशू है। ओके, आसाम मेघालय शेयर बॉर्डर करता है इतने किलोमीटर का, उसमें 12 डिस्प्यूट एरिया बिटवीन देम, छोटे छोटे एरिया डिस्प्यूट हैं आसाम मेघालय में। तो ये सारा कारण है। कारण ये है कि पूरा एक स्टेट होता था, जब डिमार्केटेड किया जाता था, चीज़ों को डिवाइड किया जाता था, स्टेट बनाई जाती थी, तो उधर उधर थोड़ा बहुत एरिया हो जाता था। फिर असम और अरुणाचल के बीच में भी डिस्प्यूट है, 800 किलोमीटर का एरिया शेयर करता है। तो आप एक चीज़ और देख लो, सबसे ज़्यादा एरिया किसके साथ शेयर कर रहा है? पहले कर रहा है 855 किलोमीटर का मेघालय के साथ, 855 का, 164 का कर रहा है मिज़ोरम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर कहीं भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम एरिया शेयर बिटवीन द, तो अभी तक सबसे ज़्यादा किसके साथ कर रहा है? मेघालय के साथ। मेघालय के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है। एक्सट्रीमली वायलेंट हुआ 1992 में, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी, और नागालैंड का भी बहुत बार हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ हुई, लोगों की डेथ हुई। अभी 6 जो पर्सनल है, मतलब पुलिस वाले जो हैं उनकी डेथ हुई है, 6 पुलिस वालों की डेथ हुई है अभी जो हुआ 3-4 दिन पहले। तो ऐसा क्यों चल रहा है? मॉडर्न ज़माने में ऐसा दिखता है। देखो ये आसाम है, इधर अरुणाचल से भी छूता है, इधर नागा से भी छूता है, और इधर आपका मणिपाल से भी छूता है, इधर त्रिपुरा से भी, और इधर मिज़ोरम से भी। तो ये सारे इशू जो हैं इनके, इधर के जो इशू हैं इनके, वो सारे इशू यही हैं, क्योंकि सबसे टच करता है तो सबसे उसके कहीं ना कहीं छोटी छोटी विवादों के लिए इशू रहते हैं। तो ऑल अदर स्टेट वर पार्ट ऑफ द आसाम फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड एंड सेपरेट फ्रॉम द आसाम आफ्टर द इंडिपेंडेंस, के बाद में आज़ाद किया गया। वाई ऑल दिस स्टेट हैव बॉर्डर डिस्प्यूट विद आसाम? क्योंकि शॉर्ट लिस्ट मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइज करती है बॉर्डर को फ्रॉम टाइम टू टाइम, मीटिंग टू द वेरियस जो सेपरेटिस्ट डिमांड है उनको देखते हुए। जैसे नागा जो ट्राइब्स ने अपनी करी, कैरोकोसी जानती ने अपनी करी। द गवर्नमेंट कुड नॉट रिसॉल्व द इशू ऑफ द ट्राइब्स एरिया एट द टाइम ऑफ बॉर्डर फॉर्मेशन, तब इशू सॉल्व नहीं किए, तभी हमें करने चाहिए थे। दीज जो बाउंड्रीज हैं स्टिल डू नॉट, मतलब एक तरह से कोइंसाइड विद द ट्राइबल एरिया एंड आइडेंटिफाई, मतलब वही है, कभी ज़्यादा दे दिया कहीं पे कम मिल गया, उस तक आज तक चलते आ रहा है। इन द नॉर्थ ईस्ट आपको आपके निग्रोटो और द ऑस्ट्रेलियोडो और मेडिटेरियन, मंगोलाइट्स, नॉर्डिक, और मतलब इधर इतने सारे एथनिक ग्रुप इसमें रहते हैं, डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे लोग हैं। कुछ बुर्मा, जब डिवाइड नहीं था तो बुर्मा से आ गए कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग इधर से चले गए। तो ऐसे डिफरेंट ट्राइब्स के वहाँ पे हैं और रहते हैं। जैसे आपके ग्रेट आपके नगले में है, ये इंक्लूजन नागा जो डोमिनेटेड एरिया है नागालैंड में, वहाँ पे है। फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते रहते हैं और डिमांड करते रहते हैं कई बार प्रमोट करने के, डिस्प्यूट की बॉर्डर है हमारे बीच में। लैक ऑफ डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं रीज़न में देखा जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास नौकरी होगी, तो इधर उधर चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, मेन स्ट्रीम में रहेंगे सोसाइटी की और अच्छे से चलेंगे सिचुएशन में। इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी रहते हैं, कभी भी चाइना, म्यांमार की, बांग्लादेश, ये भी पैसा इन्फ्यूज़ करते रहते हैं जो इनकी कराने के लिए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो ये वाला इशू भी रहता है। वाई डज नॉर्थ ईस्ट नीड ए सेटल डिस्प्यूट? क्यों ज़रूरत है? तो एक मैक्सिमम एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट का सराउंडेड विद द लाइक कंट्री चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये सारा जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलता है, इसलिए बहुत ज़रूरत है कि इस एरिया में डिस्प्यूट ना हो।
फॉर विच इंडिया हैज़ द ए डिस्प्यूट। इंडिया इज़ कनेक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट बाय द सिलगुरी कॉरिडोर। एक सिलगुरी कॉरिडोर है, चिकन नेक भी बोला जाता है। देखो ये आपका क्या है, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये एक चिकन नेक है और यहाँ से कनेक्टिंग करता है चीज़ों को, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेक लग जाए, इधर से चाइना आ जाए, भूटान आ जाए, इधर से बांग्लादेश आ जाए, तो ये पूरा कट हो जाएगी रोड। ये कहाँ से भेजेंगे? फिर समुद्र के जरिए भेजेंगे, वो भी नहीं भेज पाएंगे क्योंकि यहाँ तक तो पूरा आपका बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश से परमिशन लेनी होगी, फिर यहाँ पे म्यांमार है। तो ऐसे हमारा पूरा रीजन ये ऐसे एक छोटी सी चीज़ से कनेक्टेड है, नैरो एरिया से कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड द मतलब सिलगुरी वेरी स्ट्रेटेजिक रीजन इन द इंडिया, देयर फॉर द पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जस्ट वेट अ मिनट। Therefore, the peace is very important in this region. The people of the northeast is extremely isolated, क्योंकि बहुत isolated है। Reason is behind that because of the tribes. उसकी वजह से द बैकवर्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो आज़ादी के टाइम से इतने बैकवर्ड हैं, अब तक वो ऊपर उठ नहीं पाए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, तो उसको हमें रिड्यूस करना है, ट्रस्ट मेंटेन करना है लोगों के लिए कि इस्टेब्लिश हो पाए एक पीस उनके बीच में। एसेंशियल है। देखो एक तो पूरा घिरा हुआ चारों साइड से अलग अलग कंट्री से, फिर एक नैरो से हम कनेक्टेड हैं, उस पर कट हो जाए। उसके बाद लोग जो हैं बहुत मतलब एक तरह से बहुत सारी ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं अलग अलग, तो हमें बीच में एक तरह से रोकना ज़रूरी है। एसेंशियल है कि फ्रेटर्निटी मतलब मेंटेन रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, पीस मेंटेन रखना इस सारे एरिया में। अब हमने कुछ किया है क्या? हु कैन सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट? कौन कर सकता है, किसके पास अधिकार है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू चेंज द नेम बाउंड्री ऑफ द स्टेट। कुछ भी चेंज कर सकती है टू मतलब, ठीक है ना, सेंट्रल इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर। इन द पार्ट मैनी टाइम पार्लियामेंट हैड मेड ए बॉर्डर चेंज इन द नॉर्थ ईस्ट इंटेंडिंग टू स्टेब्लिश द पीस इन द नॉर्थ ईस्ट। कई बार किया भी है, जैसे नागालैंड की फॉर्मेशन 1963 में की थी, क्योंकि नागा मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो नागा ट्राइब सेपरेट डिमांड कर रहे थे आसाम से अलग होने की, तो नागा के लिए अरुणाचल प्रदेश को फॉर्म किया था बाद में, फिर मणिपुर को फॉर्म किया गया था 1972 में, स्टेटस दिया गया था स्टेटहुड का। 1970 में मेघालय को मांग उठी तो उसको स्टेटस दिया गया था अलग से, जो उसमें गैरो खासी जयंतिया, आपकी गैरो खासी जयंतिया 2 कम्युनिटी को दिया गया था वो अलग से। फिर सेपरेट अरेंजमेंट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरिया के लिए, जो शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7 में रखा गया, जिनको शेड्यूल 5 और 6 में रखा गया अलग से। वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया, स्पेशली एक मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। तो ऐसे ऐसे हमने प्रोग्राम चलाया। अब मैं आपको इसमें ये बताऊँ आर्टिकल 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 2 बोलता है 2 नंबरी। अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर कोई स्टेट मर्ज कर रहे हो, बाहर से ला रहे हो, इंडिया के अंदर से नहीं, बाहर से कोई स्टेट को इंडिया में मर्ज कर रहे हो, तो आर्टिकल 2। अगर इंडिया में आप छोटा बड़ा या नाम वाम चेंज कर रहे हो तो आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है? अगर आप इन दोनों में कोई अमेंडमेंट कर रहे हो आर्टिकल 2 और 3 में, तो आप वो सिंपल मेजॉरिटी से करोगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आर्टिकल 368 वाली मेजॉरिटी से। वो आर्टिकल 4 बोलता है। अब 5 से लेके बाद में 11 तक वो आपके सिटीजनशिप के लिए है, 1 से लेके 4 तक मैंने आपको बता दिए इंडिया यूनियन। 1 क्या बोलता है वो आपको कमेंट में बताना है, 1 आर्टिकल क्या बोलता है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आता है अभी इंडिया क्या कर रहा है, प्रेसिडेंटशिप देखेगा यूएनएससी की, क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया है इस बार। तो हम पढ़ेंगे यूएनएससी के बारे में क्या होता है, और भी और चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद कॉफ़ी क्लब पढ़ेंगे क्या है, और G4 क्लब पढ़ेंगे क्या है, क्योंकि दोनों क्लब इसी से जुड़े हुए हैं, यूएनएससी से रिलेटेड है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन चार्टर इस्टेब्लिश किया था 6 मेन ऑर्गन। यूनाइटेड नेशन बना था, उसमें 6 मेन ऑर्गन बनी थी। सबसे पहली ऑर्गन जो थी यूएनएससी थी, ठीक है ना, जो बनाया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्टिकल 23 ऑफ यूएन चार्टर कंसर्न एंड कंपोजिशन ऑफ यूएनएससी। तो यूएनएससी को उसके आर्टिकल, यूएन का जो आर्टिकल है आपका 23, उससे यूएनएससी को बनाया गया था, सिक्योरिटी काउंसिल को। अदर 5 ऑर्गन आप बताना, 2-3 मैं बता दूं आपको। यूएनएससी है, जी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आप बताना। तो यूएनएससी इज़ एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके मेंटेन रखने के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, कि सारे रीजन पीस एंड सिक्योरिटी रहे पूरे वर्ल्ड में, तो उसको मेंटेन यही करती है, कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये रिकमेंडेशन भी देती है बहुत बार कोई मेंबर कंट्री को, जो ओनली द सिक्योरिटी काउंसिल है पावर टू मेक द डिसीजन, तो ये कई बार कंट्री को बोलती हुई ऑब्लिगेशन भी लगाती है चार्टर अपने उनके ऊपर। परमानेंट है, इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं।
इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। तो इस नॉन परमानेंट के अंडर इंडिया इस बार इसके अंदर है। अब जो 5 परमानेंट मेंबर सबको पता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस है। तो आपको याद रखना है ये 5 इसके परमानेंट हैं। बहुत विशेष करके 10 नॉन परमानेंट है, वो हर 2 साल के इलेक्टेड किए जाते हैं। जनरल असेंबली उन्हें इलेक्टेड करती है। तो जनरल असेंबली है ना, UNGA, वो इलेक्टेड करते हैं। UNSC के अंदर इलेक्टेड करती है 10 मेंबरों को हर साल, हर 2 साल में रिटायर होते हैं ना, करते रहते हैं। ईच ईयर जनरल असेंबली हैज़ इलेक्टेड 5 नॉन परमानेंट मेंबर, हर साल 5 को करती है और 2 ईयर टर्म के लिए रहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद जो इनके बीच में स्टिपुलेटेड हैं, रूल्स हैं, कुछ मेंशन किए जाते हैं, प्रोसीजर कैसे करना है, कैसे रिटायर्ड होना है। नॉट एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, जो अभी मैं जीत के गया हूँ तो दोबारा से मैं एकदम से नहीं बन सकता, री इलेक्शन नहीं हो सकता, कुछ टाइम बाद हो सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 92, द रूल जो प्रोसीजर है उसे मेंटेन है, इलेक्शन कैसे कराना है, इसके सीक्रेट बैलेट पेपर पे इसके इलेक्शंस होते हैं। देयर आर नो नॉमिनेशंस, कोई नॉमिनेटेड नहीं होता, जैसे नॉमिनेट कर देते हैं। अंडर रूल 83 में क्या मेंशन है, रूल ऑफ प्रोसीजर कैसे रखना है, नॉन परमानेंट मेंबर कैसे रहेंगे, सिक्योरिटी कौन सी करनी, इलेक्टेड 2/3 मेजोरिटी, जिसको भी 2/3 मेजोरिटी के वो इलेक्टेड करेंगे चला जाएगा। अब मैं तो क्या करूँगा, मैं सारे जो हैं एशिया के अंडर से कर दूंगा सारे। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि मैंने म्यांमार को रख दिया, श्रीलंका को रख दिया, ये रख दिया, सारे एशिया के अंदर से कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए पूरा डिफाइन है प्रॉपर तरीके। 5 जो आदमी होने चाहिए वो अफ्रीका या फिर एशिया कॉन्टिनेंट से होने चाहिए 5, चाहे अफ्रीका के 3 रख लो, एशिया के 2 या एशिया के 3, 2 अफ्रीका के, ऐसे। 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप से तो है ये, आपका यूके भी हो गया, फ्रांस भी हो गया, तो ईस्टर्न वाला जो यूरोप है उससे होना चाहिए 1। 2 होने चाहिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो आइलैंड्स है, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका से आओगे, नीचे आते जाओगे, फिर वो कैरेबियन सी आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा, पनामा से कनेक्टेड करते हुए। तो जो आपका बीच में मैक्सिको के नीचे जो सारा रीजन है और इधर की साइड जो सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो कैरेबियन सी बोलते हैं, वहाँ भी छोटी छोटी कंट्री हैं, वेस्ट इंडीज़ ये सब लीती वीती बहुत सारी कंट्री हैं। तो इनके रीजन के आदमी भी 2 होने चाहिए, और 2 होने चाहिए आपका वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्री। और किसी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्री। इंडिया को बहुत बार बोला गया कि परमानेंट इसके मेंबरशिप दे दी जाए, ठीक है ना। तो बहुत बार था, स्टार्टिंग में ये भी कहा जाता है इंडिया को मिल रही थी, इंडिया ने चाइना को दिलवा दी थी। इंडिया फॉलो करता है कुछ क्राइटेरिया, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, टेरिटोरियल साइज़ हमारा बड़ा है, जीडीपी हमारी अच्छी चलती है, तो हमारा कुछ क्राइटेरिया जिस बेस पे रखे जाते हैं। कल्चर बहुत डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल मतलब हमारे सिस्टम है, डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, तो इस बेसिस पे हम बात करते हैं। यूएनएसपी हम जो पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है उसमें पार्ट करते हैं, तो इस बेसिस पे हम बात करते हैं हमें भी मेंबरशिप दी जाए। अब जब हम डिमांड करते हैं मेंबरशिप की, उसके लिए G4 ग्रुप बनाया कि हम बोलते हैं कि इसे जो P5 है इसे एक्सटेंड करके P10 कर दो, परमानेंट 10 मेंबर कर दो। तो हमने इसके लिए G4 ग्रुप बनाया जो 4 कंट्रियां मांग करती हैं। 4 कंट्रियां कौन कौन सी हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान मांग करता है, तो उसके लिए G4 ग्रुप बनाया है हमने। सपोर्ट करता है कि परमानेंट सीट को बढ़ा के P10 बना देना चाहिए। बेसिक चीज़ें क्या है कि डिमांड की देखो 4 कंट्री हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं दम रखती हैं, अपने आप में नॉन परमानेंट मेंबर में आती हैं, पर इतनी बड़ी कंट्री है तो एक्सपेंड करना चाहिए। और बहुत पुराने से 5 ही हैं, अब तो युग पूरा चेंज हो गया है। सपोर्ट भी करता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस, G4 को सपोर्ट करता है कि होना चाहिए एक्सपेंड, जो उसमें 2 परमानेंट कंट्रियाँ सपोर्ट करती हैं। जापान को US और UK सपोर्ट करता है, और परमानेंट जो P5 है उनको सपोर्ट इंडिया भी करता है परमानेंट में आने के लिए, UNSC भी करती है। बट चाइना इंडिया को अपोज करता है, चाइना इंडिया को अपोज करता है परमानेंटशिप में आने। ब्राज़ील को रिसीव करते हैं, बैकिंग कौन कौन सी कंट्री, फ्रांस, रशिया, UK, सारी कंट्री बोलती हैं आना चाहिए। तो वो भी चीज़ है। अपोजिशन में कौन बैठा है, अपोजिशन में एक नया ग्रुप बन गया है जो अपोज करता है कि नहीं परमानेंट मेंबर नहीं होने चाहिए, इतने ही ठीक है। जापान क्या अपोज करता है, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया अपोज करता है, तो ये सारी कंट्री अपोज करती हैं। और उसके बाद क्या है, इटली जो है एक ग्रुप बनाया उन्होंने, कॉफ़ी क्लब, इटली उसकी लीडरशिप निभाता है, नहीं बनना चाहिए। तो कॉफ़ी क्लब भी बताऊंगा, कॉफ़ी क्लब की परमानेंट मेंबरशिप इतने ही रहने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। तो कॉफ़ी क्लब वर्सेस G4 का युद्ध चालू है, कॉफ़ी क्लब। तो कॉफ़ी क्लब क्या है, एक तरह से पूरा एक ग्रुप बना है, उसमें कम से 40 मेंबर उसके अंदर है। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कौन कौन है। UNSC के रिफॉर्म्स को नहीं करें,
यूएनएससी के रिफॉर्म को रोकने के लिए। इनफॉर्मल ग्रुप है, कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है। मोस्ट ऑफ जो मेंबर हैं इसमें से मिडिल साइज स्टेट है, बिगर रिलीजियंस मतलब कि रिलीजन उनके पावर्स हैं, उनके पास परमानेंट सीट मतलब ये सब के लिए। जैसे मेंबर कौन कौन से हैं, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हो गई हमारे पीछे, तो ये लगा हुआ है। इटली एंड स्पेन अपोज करते हैं, जर्मनी बोलता है एक्सपेंड करने के लिए, पाकिस्तान हमारे साथ ही अपोज करेगा। सिमिलरली अर्जेंटीना को मतलब अगेंस्ट है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया जापान को बोलता है, क्योंकि अपने अपने रीजन में इनकी दमदार है। कनाडा और साउथ कोरिया अपोज करते हैं, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री को नहीं अपोज करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री नहीं होनी चाहिए यूएनएससी का पार्ट। यूएनएससी बहुत बड़ा वो है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। कॉफ़ी क्लब 40 मेंबर हैं, G4 में 4 हैं, और ये दोनों इनफॉर्मल ग्रुप हैं, कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है। तो ये कुछ मैंने मैप बनाया कि मैं भी कहीं से चुरा के लाया हूँ। कोई फॉर्मल ग्रुप होते हैं बहुत सारे, तो इसमें देखो ये नीले नीले जितने हैं ये हैं G4, ये हो गया, ये जर्मनी हो गया आपका, इधर इंडिया हो गया। देखो यार मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे इंडिया का पूरा काट देते हैं ऊपर से, ठीक है। ये इंडिया हो गया और इधर ये जापान हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 और 4 ही हो गया। ये रेड वाले जो हैं ये जो हैं ये कॉफ़ी क्लब है। मैक्सिको, ये इधर ये आ जाएगा, इक्वाडोर आ जाएगा, इधर अर्जेंटीना आ जाएगा, इधर आपका ये आ जाएगा स्पेन, इधर इटली आ जाएगा, फिर छोटे छोटे हैं, फिर इधर आप इधर आ जाओगे, क्या नाम आपका, टर्की वाले रीजन में टर्की देखो, ये देखो, फिर इधर पाकिस्तान हमारे सिर पे बैठा है। जो पास वाले रीजन वाले हैं आपस में पोस्ट करते हैं। इसमें कॉफ़ी क्लब में ऑस्ट्रेलिया नहीं रखा इन्होंने, ये भी आप मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जापान है तो साउथ कोरिया पोस्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट करता है। यहाँ पे इंडिया है तो चाइना तो करता ही है, तो परमानेंट है, पर कॉफ़ी क्लब वाला पाकिस्तान करता है। तो यहाँ पे जर्मनी जाना चाहता है तो इसके आसपास स्पेन बैठा है, इटली बैठा है, ये टर्की बैठा है, ये पोस्ट करते हैं। इधर ब्राज़ील जाना चाहता है तो ब्राज़ील के साथ ये खड़े हो गए। इधर कनाडा भी मांग करता है कि हमें भी दो, तो वो भी सोचता है आप पोस्ट ही कर लो, मिलेगी तो है नहीं। तो सारा कारण यही इसके पीछे है। दूसरा आता है सेंसस और कास्ट बेस जो हमारे सर्वे कराए गए हैं। अब सेंसस क्या होता है और सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस सेंसस क्या होता है, क्या डिफरेंस है? देखो, सेंसस होता है टोटल पॉपुलेशन की काउंटिंग, जितनी भी है कोई भी हो, टोटल पॉपुलेशन की काउंटिंग, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और आपका ये कास्ट बेस जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या होता है कि इसमें सोशली बेसिस पे जो गरीब लोग हैं जो आते हैं, कास्ट बेसिस पे कहाँ कहाँ गरीब है तो उनको काउंट करते हैं, गरीबी कौन है। आप सुनोगे एनपीआर क्या होता है, एनपीआर एनआरसी क्या होता है, छोटा सा बता देता हूँ आपको यहीं। एनपीआर क्या होता है, सभी सिटीजन को, या सिटीजन हो या फॉरेनर हो। सेंसेक्स में क्या होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन काउंट की जाती है, जो हमारे इंडिया के पॉपुलेशंस हैं, जो यहाँ के लोग हैं इंडिया के सिटीजन। HS जो आपका सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, SECC है, इसमें जो गरीब लोग आते हैं, कास्टेज में कौन कौन से गरीब लोग हैं वो। एनपीआर में फॉरेनर और इंडियन दोनों काउंट होते हैं, किस बेसिस पे, जो 6 महीने से कहीं पे रह रहे हैं या 6 महीने तक रहना चाहते हैं उन सबको। एनआरसी में वो काउंट होते हैं जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955, ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955, अमेंडमेंट 2 बार हो गया, 2003 में उसका, अभी दोबारा हुआ था 2019 में। जो लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो लोग को सिटीजनशिप मिली हुई है इन एक्ट की वजह से, वो लोग एनआरसी में काउंट होंगे। अगर आप एनपीआर में से एनआरसी को माइनस करोगे तो इसमें से टोटल सिटीजन थे, फॉरेन प्लस इंडियन, इसमें कौन है, इंडियन है। अगर इन्हें माइनस करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, आई से आई कटेगा तो फॉरेनर रह जाएगा, तो एफ बाहर आ जाएगा, तो फॉरेनर लोग जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए पहले एनपीआर करानी चाहती है गवर्नमेंट, फिर एनआरसी कराएगी, तो विदेशी जो लोग हैं उनका पता लग जाएगा कौन सा कहाँ पे रहता है। ओरिजिन क्या है कि सेंसस का कब से चालू हुआ, 1881 से स्टार्ट हुआ था, और मैं इस पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सेंसस के बारे में, एनआरपी के, एनआरसी के बारे में, आज नहीं करूँगा रिपीट। सेंसस जो है गवर्नमेंट कराती है कि पॉलिसी मेकिंग कर पाए, पता लगे लोग कहाँ पे कितने रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों को चीज़ें दे पाए, इलेक्शंस कर पाए। डिलिमिटेशन कमिशन बनती है जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने आदमी रखने हैं उसके हिसाब से किया जाए। अर्ली एज ए 1940 WWM येत करके नाम था, सेंसस कमिश्नर थे, वॉज इंडिया फॉर द 1941 सेंसस हैज़ अपॉइंटेड, इन्होंने ही कराया था, और इमेंसली पावरफुल्ली, बट कुछ चीज़ें थी स्पेशलाइज इंक्वायरीज में की थी, तब जाके इन्होंने सबसे पहले SECC कराया था 1941 में, कुछ इंक्वायरी करके कैसे करके स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो हुआ था सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 1941 में था। WWM येते करके नाम था उनका जो थे।
उसके बाद जो एसएससी है कंडक्ट किया जाता है, फर्स्ट टाइम जो हुआ 1931 में हुआ, पर प्रॉपर तरीके से इसमें 1941 में हुआ। फिर एसएससी जो मीन था, मतलब इससे क्या काउंट किया जाता है कि इंडियन फैमिली बोथ रूरल और अर्बन में गरीबी चेक की जाती है, कितनी कैसे गरीबी है। अलाउ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी टू कम अप विद अ रेंज इंडिकेटर्स, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जैसे इंडिकेटर्स होते हैं कि मिनिमम सैलरी कितनी है, बहुत सारे इंडिकेटर को देख के ये पॉपुलेशन अलग से काउंट की जाती है। स्पेसिफिक कास्ट में किस कास्ट के नेम से है, किस कास्ट में कितनी गरीबी है, ये सब चीज़, इकोनॉमिकल कितना मतलब कि वर्थ ऑफ है, बेटर ऑफ कितना है, मतलब आप मेरी कास्ट है, मेरी कास्ट में देखेंगे गरीबी कितनी है और अमीरी कितनी है, दोनों निकाल लेंगे। तो इस बेस पे आपको स्कीम भी प्रोवाइड की जाती है कि ओबीसी जो है, बैकवर्ड कास्ट जो है, या एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी, इनके लिए गवर्नमेंट स्कीम बनाती है। तो इस सेंसस के बेस पे ही वो चीज़ की जाती है। फिर मैपिंग ऑफ द इनइक्वलिटी कितनी है, एक कास्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ चेक की जाती हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ऊपर मैंने बताया भी है। जो सेंसस प्रोवाइड करता है वो इंडियन पॉपुलेशन, वाइल जो एसएससी है आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी स्टेट सपोर्ट, जिनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है उनको। जो सेंसस फॉल करता है अंडर द सेंसस एक्ट 1948, ऑल द डाटा आर कॉन्फिडेंशियल इसमें रखा जाता है। वेयर एज SECC की वेबसाइट पे डाटा अपलोड कर दिया जाता है, पूरा डाटा। आप भी देख सकते हो, आपका नाम है क्या, वो डाटा अपलोडेड है, SECC 2011 में कराया गया था, तो पूरा डाटा अपलोडेड है, आप देख सकते हो। ये हो गया। फिर आता है डच एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। देखो ये डच के ऊपर आया था, कुछ उनके जो चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जाएगा, अच्छे से रीडेवलप किया जाएगा, रिनोवेट किया जाएगा। तो इंडिया में कैसे कैसे एस्टेब्लिशमेंट हो, यूरोपियन कंपनी, पहले पुर्तगीज़ आते हैं, वास्को डी गामा 1940-98 में। फिर ईस्ट इंग्लिश वाले आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, मतलब ईस्टर्न इंडिया कंपनी आती है 1600 में, जब उसे वो दिया गया था, वो फारूकसिया की कोर्ट में आए थे शायद फर्स्ट टाइम, तो ये विक्टोरिया ने जब उनको दिया था, मतलब कि जाके आप कर सकते हो। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में। फिर आती है डेनिश ईस्ट इंडियन कंपनी, फिर आती है फ्रेंच। तो फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे, ये भी याद रखना। पुर्तगीज सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में इंडिया छोड़ा था इन्होंने, गोवा में रहे थे, फिर 71 या 71 या 61 में जाके इन्होंने गोवा को हैंड ओवर किया था। तो डच का कहाँ कहाँ पे सेटलमेंट था आपको डायरेक्टली बताऊंगा। 602 में ये आते हैं, 1602 में ये आते हैं। जो कहाँ पे आते हैं सेटलमेंट, आपका मसूलीपट्टनम में, आपका कराईकल में, आपका नागापट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में, आपका चिनसूरा में और कासिम बाज़ार में। ये किस चीज़ का व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, इंडिगो, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ ही लेके जाते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से, ओपीएम ये वो लेके जाते थे। जो फर्स्ट कंपनी इन्होंने इशू की थी, स्टॉक इशू किए थे, मतलब ये पहली कंपनी थी जिसने स्टॉक को इशू किया था आपने, तो ये भी याद रख सकते हो। 1700 सेंचुरी में बिकम द, एक तरह से बहुत ऊपर हुई थी, मतलब एक तरीके से ये मोस्ट डोमिनेटेड जो पावर थी इकोनॉमी, जो यूरोपियन ट्रेड ईस्ट में जो होती, तो बहुत प्रोमिनेंस थी, डच बहुत ऊपर पहुंच गए थे। इनके जो मेन सेंटर थे इंडिया में पुलिकट था, फिर दोबारा इन्होंने चेंज करके आपको नागापट्टनम कर दिया गया था, और उसके बाद ये थोड़ा इंडोनेशिया आइलैंड, जो जावा, सुमात्रा है, वहाँ पे एरिया में ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे। फिर स्पीसीज़ की जो स्पाइस आइलैंड्स हैं वहाँ पे अपनी स्पीसीज़ उगाते थे, तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में था इंडिया के अंदर। 1667 में डच एग्री हो जाते हैं लीव करने के लिए, जो इंग्लिश के साथ सेटलमेंट हुआ था इनका, फिर कि हम इंडोनेशिया में चले जाएंगे और हम इंडिया आपके लिए छोड़ देंगे 1667 में। फिर कुछ इनका डोमिनेंस बहुत हो गया था 18 सेंचुरी में, तो बैटल ऑफ बेदारा हुई थी, मतलब विद द इंग्लिश इन 1759 इट कम टू द एंड। मतलब आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बेदारा जो हुई थी 1759 में, तो इनके इस ये बस इनका लास्ट था, उसके बाद ही चले जाते। तो बैटल ऑफ बेदारा किसके साथ हुई थी, बीडी चौरसिया की एक किताब आती है, अगर आपने MBBS कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, MBBS कर रहे होंगे, तो एनाटमी इसमें 3 होते हैं, एक एनाटमी होता है, एक आपका फिजियोलॉजी होता है, एक होता है बायोकेमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। जो एनाटमी किताब आती है MBBS में जो आती है फर्स्ट ईयर में, वो होते हैं BD चौरसिया। एनाटमी पढ़ते हो, शरीर की जो पूरे अंग होते हैं। तो बैटल ऑफ बेदारा, तो बैटल बेदारा किसके, डच के साथ हुई थी, BD। कहानी बना के याद रख करो, याद रहेगी आपको, तो मेरे से याद रखता हूँ। फिर व्हेन द एस्टेब्लिश द, मतलब फैक्ट्री ने पुलिकट में एस्टेब्लिश करते हैं 1610 में, जब 1600 में तो आ गए थे 1602 में, तो पहली फैक्ट्री पुलिकट में एस्टेब्लिश करते हैं, बिकम द मेन जिनका सेंटर बनता है। और यहाँ पे ही क्या बनाते हैं, आपका फोर्ट गैलडीरिया करके यहाँ पे डेवलप करते हैं। फिर इनकी इंडियन से भी लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ कोलाची करके बोलते हैं 1741 में, विच वॉज फॉट बिटवीन द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर की आर्मी ने। तो ये भी फाइट हुई है, तो 2 फाइट आप याद रखोगे इनकी,
बेदारा में तो इनका बखेड़ा खड़ा कर दिया था, ब्रिटिशों ने भगा दिया था यहाँ से इन्हें। तो ये कुछ इनके और भी एरिया हैं। 1602 में ये इंडिया में आते हैं। 1605 में मछलीपट्टनम, सॉरी मैं गलत बताया ऊपर मैंने, ये आपके मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाते हैं। वो जो मैंने बताया आपको, वहाँ पे इन्होंने पुलिकट में मेन सेंटर बनाया था, अपना मेन सेंटर पुलिकट में बनाया था। और फोर्ट आपके गिल्डेरिया करके नाम जो है वहाँ पे डेवलप किया था। उसके बाद ये ऑल्सो एक्टिव इन केरला, ठीक है। इस कॉटन का डोमिनेटेड टू पुर्तगीज, मतलब इन चीज़ों को व्यापार करते थे। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा हुई थी इनकी, चिनसूरा भी बोलते हैं उसे, चिनसूरा, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में हुई थी। तो इनको खाली करना पड़ा था। उसमें मीर जाफ़र नवाब वर्सेस इंग्लिश, ये सारे एक साथ मिलकर लड़ते। मीर जाफ़र भी थे पर ब्रिटिश ने हरा दिया था, डच हार गए थे इसमें। तो ये कुछ इनकी प्लेसेस हैं। फिर चिनसूरा, आपको कासिम बाज़ार, आपके बलसोरा, तो सारा एरिया इनका इधर वाला ही था। फिर डोमिनेटेड जो एरिया था नीचे वाला था इनका, बिल्कुल एकदम नीचे वाला। इनकी कैपिटल पहले कौन सी थी, ठीक है ना, पहले इनकी कैपिटल थी आपकी पुलिकट, जो मैंने आपको बताया। ये आपको पुलिकट में मेन सेंटर बनाया, वहीं पे इन्होंने फोर्ट आपके गिल्डेरिया बनाया। उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दी थी कैपिटल आफ्टर 1690 के बाद आपको नागापट्टनम में चले गए थे। नागापट्टनम के एरिया में ये शिफ्ट हो गए थे। ये कुछ एरिया। फिर यहाँ पे आया तालिबान क्लैश इन अफगान फोर्स इन हेरत। हेरत एक जगह है अफगानिस्तान में, देखो ये रही आपकी हीरत करके है। तो हम आज थोड़ी सिटी जानेंगे अफगानिस्तान की। देखो हीरत है, आपको ज़ारांग है, ये ज़ारांग करके इस जगह जो है, ज़ारांग करके जगह है, ये है। आपको खंदार है, ये खंदार। फिर आपको गजनी करके है। फिर आपको जलालाबाद है ये। उसके बाद खंदोस है, खंदोस, ठीक है ना। फिर आपका बगराम करके है। और इधर से हिंदकुश रेंज है। देखो यहाँ पे आपकी पामीर नॉट है, यहाँ से हिंदकुश रेंज आ रही है। हिंदकुश रेंज है जो डिवाइड करती है, हिंदकुश रेंज जो पूरा डिवाइड करती है, ठीक है। और पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, दुरंतो लाइन। तो ये भी आपको याद रखना है। शेर खान है, तो शेर खान, खंदोस, बागराम, आपको गांजनी और खंदारार और ये जाजांग और हैरत, ये कुछ सिटी के आपको नाम याद रखने हैं। कुछ ये सिटी हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। खंदोश, बागराम, कई बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। एक दो बार और पढ़ लेंगे, कभी आएंगी तो बस दिमाग में रखो। एक बार आप पढ़ लोगे दिमाग में रहेगा, क्योंकि कभी मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा जाता है। आपका शेर खान, आपका खुंदोज, आपको बगराम, उसके काबुल तो है ही, आपको कैपिटल तो पता ही है, जलालाबाद, और आपका गाजनी, और आपका खंदार, और उसके बाद आपका जाजंग करके है। यहाँ से वो रोड भी डेवलप की जा रही है, जाजंग से ऊपर आएगी, काबुल तक जाएगी रोड, वो कनेक्टिंग करेगी। फिर वो यहाँ से आपको छाबार पोर्ट से कनेक्ट करेगी ईरान के। तो ऐसे रोड डेवलप भी इंडिया कर रहे थे, इंडिया वाले। तो ये भी है, तो बस आपको याद रखना है। देखो एक दो बार और पढ़ लेंगे से याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है एंट्रीडोन। देखो अभी क्या हुआ, ओमान के अंदर जो ऑयल टैंकर्स हैं वहाँ पे कुछ स्ट्राइक किया गया ड्रोन का यूज़ करके, 2 आदमी की डेथ हो गई है। तो ये आपको देखना है। तो एंट्रीडोन जो इंडिया में क्या है, इंडिया में आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी लड़ाई चल रही थी इंडिया के अंदर भी, आपने देखा होगा ना। तो इंडिया के अंदर ही बहुत लड़ाई चल रही थी इस चीज़ से रिलेटेड। एक मिनट रुकिए, कितनी बची है, गला भी थकने लगा।